फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट के एग्जाम के बारे में, यानी किस तरह से हमारा प्रीवियस ईयर का पेट का एग्जाम आया था। तो गाइज आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ इसमें आपको सेम लेवल देखने को मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो सकते हैं क्योंकि पेट जो है वो एक कॉमन टेस्ट है, इसलिए इसमें लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। सटीक क्वेश्चन आते हैं और जहां से जितने क्वेश्चन आने हैं सारा सेम ही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन बदलते हैं, बाकी कुछ इसमें चेंजेस नहीं होता। बात कर लेते हैं इसमें माइनस मार्किंग की। तो अगर आप इसमें एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। साथ साथ ये क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वालिफाई ही नहीं करना है, आपकी इस पर मेरिट भी लगती है। जितने ज़्यादा आपके इसमें मार्क्स आएंगे इतने ही आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी एंड इतने ही आप जो है मैक्सिमम एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रश्न पत्र है वो हमारा पहला प्रश्न पत्र है, यानी कि जो हमारा पेट का फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था वही हम यहाँ पर आज सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं अगली वीडियो में आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा। इसमें हम जो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे वो जीएस, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। मैथ के मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड जितना सारा मैथ होगा, जितने मैथ के क्वेश्चन होंगे मैं उसमें आपको सोल्व कराऊंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्या है, यानी कि जो भारत में शासन किया है मुस्लिमों ने वो किस तरह से यहाँ पर शासन किया है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारा शासक आया था वो हमारा इल्तुमिश आया था। इल्तुमिश के बाद हमारा जो नेक्स्ट आया था वो आया था अलाउद्दीन खिलजी एंड उसके बाद हमारा शेरशाह सूरी आया था। एंड अगर इनमें लेटेस्ट की बात करी जाए तो इसमें जो अकबर है वो हमारा सबसे न्यू है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर। पहले इल्तुमिश आया था, उसके बाद हमारा अलाउद्दीन खिलजी आया था एंड उसके बाद हमारा शेरशाह सूरी आया था एंड लास्ट में जो आया था वो हमारा यहाँ पर अकबर आया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में के कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि इसमें से आपको गलत आंसर चूज करना है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर ए की, तो BC 261, तो यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद AD की बात करते हैं 78, तो शक संवत की शुरुआत जो हुई थी वो भी हमारी यहाँ पर हुई थी 78 पे, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर C की, मुस्लिम युग की शुरुआत, तो 622 AD में जो हमारी मुस्लिम युग की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। उसके बाद हम देखेंगे D ऑप्शन को, तो यहाँ पर दिखा हुआ है AD 1709, यानी औरंगजेब की मृत्यु, तो ये हमारा गलत आंसर है। यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। अगर बात करते हैं कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तुकाराम हो जाएगा, यानी जो हमारे तुकाराम थे वो हमारे शिवाजी के समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें यहाँ पर ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नीचे चलते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लॉर्ड वारिंग हास्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो जो होम रूल लीग शुरू हुई थी वो हमारी किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। ध्यान रखना है कि जो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चरक चरक संहिता संबंधित है। तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है, यानी चैसे चरक चैसे चिकित्सा। आपको ध्यान रखना है कि जो चरक संहिता है वो हमारी चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें हमें सही मिलान करना है कि निम्न का सही मिलान करें, यानी कि इसमें देखना है और इससे यहाँ पर मिलान करना है। तो जो पहला ए है देखेंगे कि ब्रह्म समाज। तो अगर ब्रह्म समाज की बात करी जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है, यहाँ पर हमें पहले अपने जो हमें याद है वो यहाँ पर मैच कर लेंगे, उसके बाद हम और को यहाँ पर मैच करेंगे। तो अगर यहाँ पर बात करी जाती है कि हमारी जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका जो सही जोड़ा है, यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो हमारी राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन। अब देखिए रामकृष्ण मिशन कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे, इसलिए इन्होंने इसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद बात करते हैं डी की, सत्यशोधक समाज। अगर सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना करी थी ज्योतिराव फूले ने।
महात्मा ज्योतिराव फुले जो हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये जो ऑप्शन है ये हमारा फालतू दिया हुआ है, इसका कोई मैचिंग यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर मैच करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाब, यानी कि जो हमारी सलाल पन बिजली योजना है वो हमारी चिनाब नदी पर संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि बसंत विषुवत होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ये आपको सोचना है। तो देखिए साल में बसंत विषुवत, विषुवत का मतलब यहाँ पर ये है यानी वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब रात और दिन बराबर होते हैं। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी होता है। तो ये होता है एक तो 21 मार्च को होता है एंड एक 23 सितंबर को होता है। ये साल में 2 बार होता है। लेकिन अगर सितंबर वाली बात करी जाए तो ये हमारा ग्रीष्म होता है, यानी कि ये शरद ऋतु वाला होता है। लेकिन बसंत की बात करी जाए तो बसंत जो होता है वो 21 मार्च को होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 21 मार्च हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर शरद की बात करी जाएगी तो हमारा 23 सितंबर को होगा, और अगर हमारी बसंत की बात करी जाएगी तो वो हमारा 21 मार्च को होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो देखिए ये जो करो मरो का नारा दिया था वो हमारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना है वो हमारी तांबे से संबंधित है, यानी कि इसमें तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए ये जो है असम में स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाला जो गैंडा है वो इसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये क्वेश्चन तो आपने काफी बार सुना भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा हिंदी में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कैश रिजर्व यानी कैश रिवर्स रेशियो को अगर बढ़ा देता है तो जो हमारी क्रेडिट क्रेशन है वो उस पर क्या असर होगा। तो ये हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। इस कंडीशन में ये हमेशा बढ़ जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां। अब देखिए बात करते हैं हिमालय की। तो अगर गंगा की बात करी जाए तो सबको पता है कि ये हिमालय से निकलती है। उसके बाद अगर गोदावरी की बात करी जाए तो सबको पता है कि ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिण में है। तो अगर ये दक्षिण में है तो हिमालय से इसका लेना देना नहीं होगा। तो जिस भी आंसर में अगर ये फाइव वाला है, फोर्थ वाला है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर गलत हो गया आपका, और एक ये आंसर आपका गलत हो गया। अब आंसर आपके 2 बचती है। उसके बाद जो कावेरी है ये भी दक्षिण भारत की नदी है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अब देखिए ये काफी अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बात करी गई है प्राइवेट सेक्टर की, यानी कि जो संसाधन होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनका जो एम होता है वो ओनली ओन क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है, यानी प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अगर इस तरह की कोई अर्थव्यवस्था है तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हर सब्जेक्ट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो हम आगे सब सब्जेक्ट आपको बताएंगे। पहले हम इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 16 क्वेश्चन है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, यानी बैंक दर हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमारा जो एक रिजर्व बैंक होता है या सेंट्रल बैंक होता है, वो जब किसी बैंक को कर्जा देता है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। उस पर जो ब्याज लगती है, इंटरेस्ट लगता है, वो यहाँ पर बैंक दर कहलाता है। तो देखिए इसका जो पहला आंसर है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। जो डी आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, केंद्र के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 19 क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि जो 100 रुपए का नोट होता है उस पर यहाँ पर किसके सिग्नेचर होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए है। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है, यानी कि जो 1 रुपए का नोट होता है, सिर्फ उसी पर हमारे अलग साइन होते हैं, यानी कि उस पर हमारे जो वित्त सचिव है उसके सिग्नेचर होते हैं। बाकी जितने भी नोट हो वो 1 रुपए के अलावा, यानी 2 रुपए का, 3 रुपए का, जितने भी 10 रुपए, 20 रुपए, यानी जो भी नोट होगा उस पर सिर्फ हमारे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। तो यहाँ पर ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए है कि 100 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर के यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। सिर्फ 1 रुपए के नोट पर जो है वो अलग सिग्नेचर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा गया है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो फेमा है वो क्या है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ये वाला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम फेमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 23 पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। अब देखिए शिक्षा का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ हमारा? 2002 में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करा गया कि जो हमारे 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे होंगे उनको सबको जो है अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी, यानी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो आता है वो किस में आता है? ये जो आता है हमारा वो आता है ए में, यानी कि 21 ए में। अब देखिए यहाँ पर जो ए या बी कुछ भी जुड़ा रहता है, इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए हैं। अगर यहाँ पर ये 90 है तो यहाँ पर इसका मतलब है ये पहले से ही था। अब देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि 19 क्या है, तो ये स्वतंत्रता का एक अधिकार है हमारा। और 29 और 30 की बात करी जाए तो इसमें अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है। बाकी ये आंसर हमारा, इसका कोई मतलब है ही नहीं। नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। अब देखिए अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए, जन स्वास्थ्य की बात करी जाती है तो इसका जो जिम्मेदारी रहती है वो हमारी राज्यों पर रहती है। तो अगर जिम्मेदारी राज्यों पर है तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, यानी राज्य सूची का ये यहाँ पर विषय है। उसके बाद चलते हैं 24 क्वेश्चन में कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो सभी जानते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर रखा था। महात्मा गांधी ने कोई संविधान में भूमिका नहीं निभाई। बी.आर. अम्बेडकर जो थे सब जानते हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर मूल अधिकार की बात करी जाए तो कहीं भी पंचायती राज का जिक्र नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात करते हैं राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इससे संबंधित है। इनमें से कोई नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, यानी किसमें अल्पसंख्यकों के हित की बात यहाँ पर करी गई है। तो बात देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 29 और 30 जो है वो हमारे इन्वॉल्व है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर 29 दिया हुआ है, 30 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा आर्टिकल 29 हो जाएगा। नीचे चलते हैं कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो देखिए अगर ठोस में हमारा करंट फ्लो होता है, करंट की बात कर जाते हैं, करंट को कौन कैरी करता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे यहाँ पर ले जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कह सकते हैं। यानी ठोस में जो धारा का प्रभाव होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा यहाँ पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 27 क्वेश्चन है वो किस तरह का है, यानी प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष में क्या नापा जाता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष में क्या नापा जाएगा, प्रकाश से ही आप समझ सकते हैं कि प्रकाश में क्या है कि सूर्य संबंधित कोई चीज नापी जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी प्रकाश की चाल को हम हमेशा प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ये आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर एक मैथ का छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा हिंट बता दूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैथ हम बाद में सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर है, सेम नंबर यहाँ पर, सेम नंबर यहाँ पर, यानी कि अगर हम इसको ए मानते हैं तो यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए की क्यूब हो जाएगी यहाँ पर, प्लस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक बी मान लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 बार ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर बी की क्यूब है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है और माइनस ए बी है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले खोलेंगे तो यहाँ पर जो भी कटे बटेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है तो इसके कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने बताया था कि मैथ के जो क्वेश्चन है मैं आपको लास्ट में सोल्व कराऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो 28 क्वेश्चन है वो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है उसी को हम ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर किया। देखिए ये जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOlC2, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सिंपल है, तो मैं आपको बताता हूँ यहीं पर कि 18 जो कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता क्या है। अब देखिए आपको ये देखना है कि हमारा जो प्योर सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो वो हमारा होता है 24 कैरेट का। अगर 24 कैरेट की वैल्यू कितनी है सर, 100% यहाँ पर इसको हम शुद्ध मानते हैं, यानी 100% मानते हैं। तो अब हम इससे कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा 1% कितना हुआ, यानी अगर 100% है तो 1% कितना होगा, उससे हम यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पर
6 से कट जाएगा 6 से, 6 चौक 24 एंड 6 तिया 18। अब देखिए यहाँ पर जब इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 25 चौका 100 होते हैं, यानी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये 25 थी 75, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 75 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए इसमें जो मैथ आता है वो काफ़ी धीरा मैथ आता है, यानी कि बहुत ही ईजी आता है। आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें यहाँ पर है कि संतरे में बहुतायत होता है, यानी संतरे में जो हमारा विटामिन है वो कौन सा विटामिन यहाँ पर पाया जाता है। अब आप लोगों को देखना है कि जितने भी यहाँ पर खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे, उन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि संतरा भले से मीठा होता है, लेकिन जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो हमेशा खट्टे के उसमें आती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर एक्स मान लेना है, एंड अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद इसको भी आपको स्क्वायर करना है, तो इसको आपको डबल लिख लेना है, यानी 72/56 एंड 156 यहाँ पर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा और एक्स यहीं पर रहेगा। तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसका राइट आंसर होगा, आपको सोल्व करके देख लेना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 36 क्वेश्चन है कि एकल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए एकल का मतलब क्या होता है, अकेला। तो पर्याप्त नहीं हो सकता, अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि इसको मैं पूछा है विलोम यानी उल्टा, तो ये भी नहीं हो सकता, उपयुक्त भी नहीं हो सकता। तो एकल का क्या होगा, बहुलक, यानी एक अकेला और बहुलक मतलब बहुत सारे। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलते हैं। 37 क्वेश्चन है कि दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए अब दर्प किसको बोलते हैं, जो दर्प होता है हमारा उसको हम बोलते हैं अहंकार। तो इसका जो पर्यायवाची है यानी समानार्थी यानी सिनोनिम्स बोल सकते हैं, वो हमारा अहंकार हो जाएगा। तिरस्कार, व्यथा, अभिमान, ये हमारे गलत आंसर होंगे। उसके बाद देखिए 38 क्वेश्चन है कि मन को हरने वाला, यानी जो मन को हर ले उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे मनोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए 39 क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सभी जानते हैं कि थोड़े में बहुत कहना, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो बच्चा जानता है। उसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से जो ये 3 शब्द हैं वो हमारे गलत लिखे हुए हैं और एक शब्द यहाँ पे सही है। तो देखिए महत्वाकांक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये हमारा गलत है। महत्वाकांक्षा ये नहीं होता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। सिर्फ जो है सी है इसका राइट आंसर है। तो आपको ये शब्द थोड़े प्रैक्टिस कर लेनी है, जो डिफिकल्ट शब्द होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो काफ़ी हम आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आपको कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कंटिन्यू वीडियो देखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, जो शायद यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछे गए हैं। अब देखिए पैराग्राफ किस तरह से आपको सोल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, आप एक बार में इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो आपको पहले इसको नहीं पढ़ना है, अगर आपको टाइम है तो हम पढ़ सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको सिर्फ देखना है। अब सीधा आपको चलना है, ये हमारा जो पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेहरू जी की बात करी गई है और मैनी साइडेड यहाँ पर शब्द हमें मिल चुका है। तो अगर ये शब्द मिल चुका है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे एंड इसके आगे लाइन हम यहाँ पर पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ही इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग, यानी वो पढ़ने का शौक रखते थे एंड लिखने का। एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल, अब देखिए यहाँ पर 3 चीजें आ सकती हैं एंड सोशल एविल्स आ चुका है, यानी यहाँ पर कई सारी चीजें आ सकती हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े आंसर पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला यहाँ पर है वो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ए सीक्रेटिव पर्सनैलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी है कि ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड, यानी कि वह पर्सन जो बहुत सारे इंटरेस्ट रखता हो, यानी बहुत सारी रुचि रखता हो। तो यहाँ पे इसका मतलब यही समझाया गया है कि नेहरू को यहाँ से डिफाइन किया गया, नेहरू जो थे वो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी रखते थे, और उससे आगे यहाँ पे इसका मतलब समझाया गया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर 42 क्वेश्चन पूछा गया है कि इंजॉयड, यानी नेहरू जो थे किस में रुचि रखते थे। अब देखिए यहाँ पर है रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, यानी कि जो हमारी राजनीतिक बुराइयां थी और सामाजिक बुराइयां थी उनसे लड़ते थे। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, तो ये भी हो जाएगा, यानी अब हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 आंसर हमारे सही हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 4th क्वेश्चन होगा यानी कि सारे इनमें से आल, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें तीसरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जो अपना टाइम है वो यहाँ पर कंज्यूम करना है। उसके बाद देखिए 43 क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड
पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा ऐसा कथन है जो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। तो देखिए अब इसमें इन्होंने क्या कहा गया है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इनका, तो हमें ये यहाँ पर देख लेना है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसी से हम यहाँ पर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह की बात की है। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर में जो है हमारा साइंस के ऊपर बात की गई। तो देखिए अब यहाँ पर देखना है कि जो साइंस है वो क्या है, कहाँ पर यहाँ तो देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट नाम का यहाँ पर वर्ड एक यूज किया गया है, एंड ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, यानी इसमें क्या है कि साइंस एंड ह्यूमन के बीच में परफेक्ट बैलेंस हमारा होना चाहिए। अब देखना है कि आंसर में कौन सा मैच करता है। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पर बोल रहा है कि ह्यूमैनिज इज मोर इंपोर्टेंट देन साइंस, यानी कि जो मानवता है वो साइंस से ऊपर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। उसके बाद बी आंसर है कि साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमैनिज इज सबऑर्डिनेट। तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया कि साइंस ऊपर है और जो हमारा मानवता है वो इसके सबऑर्डिनेट, ऐसा भी नहीं कहा गया। थर्ड है कि साइंस एंड ह्यूमैनिज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें बैलेंस की बात की है तो इक्वली इंपॉर्टेंट ये जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 44 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जो ये नीचे एक शब्द दिया गया है इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है कि प्रसिद्ध। अब देखिए यहाँ पर फेमस है तो फेमस का प्रसिद्ध यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर नॉर्मली भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलर दिया हुआ है वो इसका समानार्थी। तो देखिए ये काफी इजी था, आपको ऐसे ही इजी यहाँ पर रीड करने हैं। उसके बाद 45 क्वेश्चन है कि गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि अब हमें इसका उल्टा बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो यानी ट्रांसपेरेंट। अब बताइए ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके आर पार हम देख सकें। तो क्या क्लियर, क्लियर के भी आर पार हम देख सकते हैं। तो क्या ये राइट आंसर होगा, नहीं होगा। उसके बाद ओबियस, क्या इसका राइट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद लिम्पिड, क्या इसका राइट आंसर होगा, नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ओपेक होगा। इसका मतलब होता है जिसके हम आर पार ना देख सके उसको हम ओपेक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक 46 क्वेश्चन है, ये हमारा रीजनिंग से संबंधित है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, उसके बाद हमें इसका आंसर देना है। पहले इन चीजों को पढ़ना है, यानी पक्षी विज्ञान पक्षी, यानी अगर पक्षी विज्ञान की यहाँ पर बात करी गई है तो पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है। उसके बाद निर्विज्ञान, यानी कि निर होता है मानव, यानी मानव विज्ञान किससे संबंधित होगा, तो ये किससे संबंधित होगा, मानव से संबंधित होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिए काफी सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें 47 क्वेश्चन दिया गया है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। अब देखिए यहाँ पर देखना है कि तीन जो शब्द हैं वो हमारे सेम रहेंगे एंड जो फोर्थ रहेगा वो हमारा अलग रहेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है दही, मक्खन, पनीर। अब आपको सबको पता है कि दही भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है एंड पनीर भी दूध से बनता है। तो क्या ये राइट आंसर होंगे, नहीं होंगे। जो एक तेल है वो एक अलग चीज है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा तेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ में एक 51 क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो देखिए अगरतला में हो चुका है, राइट आंसर है, मतलब उसके बाद रांची में हो चुका है एंड चेन्नई में हो चुका है। किस में नहीं हुआ है, तो पटना में नहीं हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड 50 क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको ये सारी चीजें जानकारी अच्छी लगती हैं और इसी तरह से आप चाहते हैं कि मैं आपको पैट में एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त कराऊं, एक आपको अच्छा स्कोर प्रोवाइड कराऊं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।